हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों को पता है कल 12 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है या बाद में भी आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो आज मैं आईपीसी की आप लोगों के लिए डालने जा रहा हूँ कि ये आईपीसी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है, क्वेश्चन भी करवाए हैं, बट एक क्विक रिवीजन केवल मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस का। क्या? केवल मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस का करीब 155 सेक्शन के आसपास बता रहा हूं, जिनसे बाहर आपके बिल्कुल भी क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है। एक बार आप इनका क्विक रिवीजन ले लीजिए। बस मैं केवल आपको बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब डेली आपको एनालिसिस भी मिलेगा। 12 तारीख में कल आपको सेंटर से एनालिसिस मिलेगा, 17 तारीख में आपको आगरा से एनालिसिस देंगे 17 में, और कल 12 मुजफ्फरनगर सेंटर से आपको देंगे। किसी का मुजफ्फरनगर सेंटर हो तो प्लीज बताना कि सेंटर का नाम क्या है, एक बार थोड़ा कंफर्मेशन उस चीज के लिए हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, राम जी पाठशाला को भी उससे उत्साहवर्धन होगा। देखो, आईपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, और आईपीसी क्या है आपको पता है, 1860 की बनी हुई है, जबकि लागू हुई है 1 जनवरी 1862 में। तो कुल मिला के धाराओं को देखते हैं, जो इंपोर्टेंट धारा है। जो सबसे पहली धारा है, ये संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताती है। संहिता का नाम है आईपीसी, यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और इसका विस्तार कहां पे है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। क्या है? संपूर्ण भारत में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, संपूर्ण भारत में। उसके बाद ये धारा जो 2 है, ये 2, 3, 4 है, जो है स्पेशली वो अधिकारिता की बात करती है कि आईपीसी का अधिकार क्षेत्र कहां कहां तक है, कहां तक के केसेस, कहां तक के मामले आईपीसी के दायरे में आए जाते हैं। तो ये वाली बतानी इसलिए जरूरी थी। धारा 2 में क्या है, यदि भारत के भीतर थल सेना में, थल सीमा में, वायु सीमा में, जल सीमा में कहीं भी अपराध होता है तो आईपीसी के अंतर्गत है। परंतु आईपीसी की धारा 2 क्या काम कर रही है? राष्ट्रपति को छूट दे रही है। किसको छूट दे रही है? राष्ट्रपति को छूट दे रही है। विदेशी संप्रभु को छूट दे रही है। अगर विदेशी संप्रभु कोई आता है, मतलब कि प्रेसिडेंट आ गया विदेशी, कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया, ऐसा कोई आ गया, तो उनको छूट है। तीसरी बात है, मतलब कि वो इसके दायरे में नहीं आते। कोई भी केसेस पद पे रहते हुए राष्ट्रपति पर नहीं लगाया जा सकता है। विदेशी संप्रभु पे कोई नहीं होगा। जो विदेशी राजदूत वगैरह हैं, राजनयिक हैं, उन पे भी केस नहीं लगते, उस पर भी लागू ये नहीं होती। और जो विदेशी सेना है उस पर भी ये लागू नहीं होती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 क्या कहती है? कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डालना। यानी कि ये सीधे सीधे जो धारा 5 है, ये बात बोलती है कि जो सेना विधि क्षेत्र हैं, जो आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज हैं, उन एरियाज में सेना की विधि लागू होती है, आईपीसी का वहां पर कोई भी रोल नहीं होता। उसके बाद आगे धारा 8 है। धारा 8 लिंग की बात करती है। किसकी बात करती है? लिंग की। एक्सप्लेनेशन सबको मैंने सबकी ये सब दे रखी है। 9 में क्या है? वचन है। ठीक है, ये 10 में क्या है? पुरुष स्त्री के बारे में बात की जा रही है। यदि कहीं पे पुरुष है तो उसका मतलब किसी भी आयु का पुरुष, किसी भी आयु की स्त्री, और इसमें आपका कोई कंपनी भी आ जाएगी। ठीक है, कंपनी भी आ जाएगी। 17 में सरकार की परिभाषा है। 18 में भारत की परिभाषा है। 19 में न्यायाधीश की परिभाषा है। 20 में न्यायालय की परिभाषा है, ये सारी इंपोर्टेंट है। 21 में लोक सेवक की परिभाषा है। 22 में जंगम संपत्ति की परिभाषा। किसकी? जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति चल संपत्ति को कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए सदोष लाभ और सदोष हानि कहां पे है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 23 में है। सदोष लाभ का मतलब है गलत तरीके से, गलत संसाधनों से विधि विरुद्ध कार्य करते हुए किसी का लाभ उठाना। और सदोष हानि क्या होता है? क्या कि विधि विरुद्ध आचरणों का प्रयोग करते हुए, साधनों का प्रयोग करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाना, वो सदोष हानि है। ये लास्ट टाइम आई थी 24। बेईमानी धारा 24 में है। उसके बाद 25 में है कपट। ठीक है, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं 25 में है कपट। 26 में है विश्वास करने का कारण या विश्वास का कारण। 27 में है, सारी नहीं बताऊंगा, तो शुरू में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता रहा हूं, फिर छोड़ छोड़ के आपको बताऊंगा। 27 में है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे की संपत्ति पर मालिक का अधिकार होता है। यानी कि अगर पत्नी है तो पति का अधिकार होगा, अगर बाबू है तो उसके मालिक का अधिकार होगा, कोई नौकर है तो उसके कब्जे की जो संपत्ति होगी उसमें मालिक का अधिकार होगा। 28 में है कूटकरण, है ना, कूटकरण काउंटर फीट होता है, किसी चीज की नकल करना। ठीक है, किसी चीज की नकल करना। दस्तावेजों की परिभाषा 29 में है। 29 ए में, 29 क में
इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अभिलेखों के बारे में, अभिलेख बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद धारा 30 में है मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे बैनामा, जैसे मार्कशीट, जैसे इकरारनामा, ये मूल्यवान प्रतिभूति होती है। 31 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 31 है विल यानी कि वसीयत, क्या है, वसीयत है। 34 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। और वारेंद्र कुमार घोष वाला और महबूब शाह बनाम सम्राट वाला मामला इससे संबंधित है। अपराध की परिभाषा है, किसमें, अपराध की परिभाषा है यहाँ पे सेक्शन 40 में। अपराध की परिभाषा की बात बता देता हूं, आईपीसी 40 में है और सीआरपीसी 2N में है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, या तो ये मिलेगा या मिलेगा। और कई बार ऐसे हो सकता है, आपको ऑप्शन दे सकता है ऐसे आईपीसी 40N सीआरपीसी 2N, तो आप यही वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगले उस पर चलते हैं। इसमें बात आ रही है 42 में। 42 में है स्थानीय विधि की बात, यानी मतलब किसी कोई स्थानीय विधि हो, पूरे के पूरे देश में लागू ना होकर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई विधि होती है, कोई कानून लगाया जाता है, स्थानीय विधि कहते हैं। 43 में है इलीगल, अवैध, अवैध की परिभाषा है। 44 में क्षति की परिभाषा, नुकसान की। 52 में है सद्भावना पूर्वक या सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक कार्य करना, सद्भावना पूर्वक कार्य करना, इसका मतलब होता है क्या चीज, कि सम्यक सतर्कता, सम्यक सतर्कता और बिना किसी बैड इंटेंशन के अगर कोई काम किया जाता है तो माना जाएगा सद्भाव पूर्वक। उसके बाद 52 क में है संशय। आपको सब चीजें याद आ रही होंगी, सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। 53 में है दंड एवं उसके प्रकार। दंड के प्रकार वर्तमान में 5 हैं, पहले 6 थे, काला पानी हटा दिया गया है, बाकी सब आपको पता है। 54 में है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। 64 में है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। मान लिया कि क्या है कि आपको जुर्माना लगाया, ठीक है, बोल दिया कि भाई, जैसे आपने देखा होगा कि भाई अगर आप पे ये जुर्माना लगाया 5,000 का, अगर 5,000 का जुर्माना नहीं दे रहे तो फिर आपको जेल होगी, ठीक है। उसके बाद 65 में है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जाते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। आपको पता होना चाहिए, अगर 10 साल की सजा हुई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं दे रहा है, तो क्या काम करते हैं, जितना भी कारावास हुआ है इसका 1/4 करके और इसमें बढ़ा देते हैं। तो आपका 10 का 1/4 हो जाएगा 2.5 ईयर, 2.5 साल बढ़ जाएंगे। तो जो सजा पहले 10 साल की थी वो 12.5 साल की हो जाएगी, क्योंकि जुर्माना नहीं दिया। तो जुर्माना अगर नहीं देते तो कितनी अवधि बढ़ जाती है, 1/4 अवधि बढ़ जाती है। 70 में क्या है कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना, यानी कि अगर जुर्माना लगाया गया है तो वो 6 साल के भीतर भीतर आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो जब तक आपका कारावास चलेगा तब तक आपको देना पड़ेगा। और अगर इस दौरान मौत भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, तो भी वह मुक्त नहीं होगा, आपकी संतानें उस जुर्माने को भरेंगी। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, एकांत परिरोध, है ना, एकांत परिरोध। अगर कठोर कारावास होता है तो एकांत परिरोध होता है। 74 में है एकांत परिरोध की अवधि, इसको तन्हाई भी कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 76 में है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को। अब ये तो पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। 76 में एक्चुअली में क्या है कि विधि की तथ्य की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक पुलिस वाला ए को पकड़ने गया, पर ए को पकड़ने की बजाय वो भ्रम में बी को पकड़ लाया, तो ये तथ्य की भूल है, ये क्षम्य हो जाएगी, पर विधि की भूल क्षम्य नहीं होगी, है ना, कानून की भूल क्षम्य नहीं होगी। ये 76 में बोला जा रहा है। 78 में क्या है, 78 में है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यदि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश दिया है, और उसको करते हुए अगर सपोज करो पुलिस ने बोल दिया कि भाई, न्यायालय ने बोल दिया किसी को कि भाई पुलिस जाएगी सीधे एनकाउंटर करेगी, पुलिस वाले ने जाके गोली मार दी, तो यहाँ पे पुलिस वाला अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उसको बचाव मिलेगा। और 78 में क्या है, जल्लाद को बचाव भी है। जल्लाद क्या काम करता है, न्यायालय के निर्णय के या आदेश पर ही तो फांसी की सजा सुनाता है। 80 में दुर्घटना की परिभाषा है, दुर्घटना, ठीक है। 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, डोली इनकेपेक्स, 7 साल से छोटा बच्चा अपराध करने में अक्षम माना जाता है, अगर वो कोई अपराध कर देता है तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलती है। 83 में क्या है, 7 साल से 12 साल तक का बच्चा यदि कार्य की प्रकृति और परिणाम जानता है तो अपराधी माना जाएगा, नहीं तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। 84 बहुत इंपॉर्टेंट है, विकृत चित्त व्यक्ति यानी कि पागल व्यक्ति, है ना, पागल व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 85 में क्या है, 85 में है मत्तता। यदि आपको किसी ने, जब आपने आपके अनजाने में किसी ने नशा करवा दिया, नशीली वस्तु दे दी, और आपने नशे में कोई ऐसा कदम उठा दिया, कोई अपराध घटित कर दिया, तो आपको छूट मिलेगी, ये 85 में है। जबकि आगे देखते हैं 86 में। 86 में क्या है कि व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसे विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। अब ये बिल्कुल कानून की भाषा है, पर मैंने आपको सिंपल पढ़ा रखा है
यदि 85 में क्या है कि आपको किसी ने नशा दे दिया, आपने आपसे अपराध हुआ तो आपको छूट मिलेगी। पर 86 में क्या है कि यदि आपने नशा खुद किया और फिर अपराध हो गया तो आपको छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद धारा 95 है, काफी इंपोर्टेंट है, तुच्छ कार्यों के लिए तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। तो इसमें क्या है 95 में है कि छोटे मोटे कार्य अपराध नहीं होते। या मान लिया आपने किसी का पेन उठा लिया, आपने किसी की पेंसिल उठा ली, धक्का दे दिया भीड़ में, तो अपराध नहीं माना जाएगा ये। उसके बाद 97 है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सिंपल, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसका होगा? शरीर का होगा और संपत्ति का। चाहे शरीर अपना हो, चाहे दूसरे का हो, चाहे संपत्ति अपनी हो या दूसरे की हो, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। 99 में क्या है? कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। आपको पता है कि आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं, बट यदि कोई लोक सेवक अपना कर्तव्य कर रहा है और आपको लगता है कि आप वहां पे भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज करेंगे, तो आप गलत हैं। 99 में बताया गया है कि आप लोक सेवक के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा यूज नहीं कर सकते हैं और या लोक सेवक के किसी सहायक के प्रति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद धारा 100 यहाँ पे छूट गई है। धारा 100 में क्या है? वो 7 कंडीशन है जब आप अपने और अन्य के शरीर की रक्षा करते हुए मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ठीक है। 103 में क्या है? जब आप अपनी तथा अन्य की संपत्ति की रक्षा के लिए मृत्यु कारित कर सकते हैं। वो कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। 107 में क्या? फटाफट रिवीजन हो रहा है। ठीक है, वो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत मेहनत लग रही है। और बस देखो, समझ सकते हो आप सब चीज, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, है ना। आपको जल्दी आप एग्जाम दे के आओ, फिर आपको गुड न्यूज भी दूंगा बहुत अच्छी। 107 किसी बात का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है? कि उकसाना भड़काना होता है। 107 में मैंने आपको क्या बताया था कि दुष्प्रेरण के प्रकार है। सीधी सीधी बात है, दुष्प्रेरण के प्रकार हैं। दुष्प्रेरण के 3 प्रकार हैं। पहला है उकसाना, दूसरा है षड्यंत्र और तीसरा है सहायता करना। ठीक है। 108 में दुष्प्रेरक की परिभाषा है कि दुष्प्रेरक क्या होता है। 109 में है दुष्प्रेरण का दंड। यदि कहीं पे स्पेशली कहीं दुष्प्रेरण का दंड लिखा हुआ है, जैसे कि धारा 305 में है। धारा 305 में क्या है कि 18 साल से नीचे के व्यक्ति को और आप किसी पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हैं तो वहां पे उसका दंड है। 306 में किसी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हैं, वहां पे दंड है। पर इसमें लिखा है क्या कि ज्यादातर में क्या है? दुष्प्रेरण का दंड नहीं है। तो दुष्प्रेरण करने वाले को, उकसाने वाले को भी वही दंड मिलेगा जो अपराधी को मिलेगा। ये धारा 109 में लिखा हुआ है। उसके बाद 114 में क्या है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि जो अपराधी होता है उसको तो दंड मिलता ही है, दुष्प्रेरक को भी वही दंड देने का विधान है। पर अगर ऐसा है कि दुष्प्रेरक ने उकसा दिया और अपने घर बैठा है और वहां पे जिसको उकसाया वो अपराध करने चला गया, तो हो सकता है दुष्प्रेरक को थोड़ी रियायत मिल जाए। बट अगर 114 में क्या है, यदि दुष्प्रेरक मौके पर उपस्थित है और वहां पे भी दुष्प्रेरित कर रहा है कि भाई मार 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 मार, तो बिल्कुल भी उसको छूट नहीं मिलने वाली वहां पे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगली स्लाइड है 120, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आपसे पूछेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 121A और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपराधिक षड्यंत्र का दंड 120B। 121 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली मृत्युदंड की धारा है। 121 में क्या है? मृत्युदंड का प्रावधान है कि यदि आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं, दुष्प्रेरण करते हैं, तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है। 122 में क्या है कि यदि आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको अपराधी माना जाएगा। सामान्यतः क्या होता है कि तैयारी करना कोई अपराध नहीं माना जाता, बट डकैती वाले मामले में और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में तैयारी भी अपराध माना जाता है। 124A में क्या है? राजद्रोह है। ठीक है। 132 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, दूसरी धारा है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। यदि इसमें क्या है? विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, यानी कि किसी व्यक्ति ने सेना मतलब तीनों सेनाओं में से कोई भी सेना हो, उसके किसी अधिकारी या सिपाही को विद्रोह के लिए भड़काया और उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह भड़क जाए, तो जिसने भड़काया है 132 में उसको क्या है? और फांसी की सजा दी जाएगी। 121 में फांसी है, 132 में फांसी है। उसके बाद 140 में क्या है कि सेना, नौसेना या वायुसेना, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। यदि कोई सेना की और आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनता है और बैजेस लगाता है इस उद्देश्य से कि लोग उसको समझें कि वह आर्मी पर्सनल है, एयरफोर्स पर्सनल है या वो नेवी पर्सनल है, तो वह अपराधी माना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं सारी करा रहा हूं। 141 में है विधि विरुद्ध जमाव, और विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 आदमी की जरूरत होती है। ठीक है। 143 में विधि विरुद्ध जमाव का दंड है। 144 में क्या है? 144 एक बार बता देता हूं, जो वो 144 है वो सीआरपीसी की 144 है, जिसमें 5 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी शक्ति होती है, वो क्या कर सकते हैं, वो जिले में, अपने जिले में या अपने अधिकार क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस ना हो, कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। वो सीआरपीसी 144 है। पर आईपीसी की 144 क्या है, यदि आप विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हो और किसके साथ में, घातक आयुधों से यानी कि खतरनाक हथियारों से लैस होकर के आप विधि विरुद्ध जमाव में जा रहे हो, तो ये एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, 146 बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवा करना। बलवा करने के लिए भी क्या होता है, बलवा करने का मतलब होता है विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव और प्लस बल या हिंसा। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव जब अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल व हिंसा का प्रयोग करता है तो वह बलवा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 148 में क्या है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। 159 में है दंगा। बलवा के लिए क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव प्लस बल व हिंसा है तो कम से कम 5 आदमी चाहिए और कोई भी स्थान हो सकता है, जबकि दंगा में क्या है, दंगा में मिनिमम 2 आदमी हैं और केवल सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। 160 में दंगा के लिए दंड है। ठीक है, 172 में क्या है, समनों की तामील। देखो कितना कितना छोड़ छोड़ के चल रहे हैं। समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने या न्यायालय ने कोई समन भेजा, समन भेजने का मतलब बुलावा भेजा, और उसकी पूर्ति तामील करने की बजाय या उससे कार्रवाई से बचने के बजाय कोई भाग जाता है तो अपराधी माना जाएगा। आपने एक केस देखा होगा जहां पे डीएम शैलेश यादव थे, उन्होंने त्रिपुरा में जाके इस धारा को बहुत बोला था कि आईपीसी 188 लगाओ, गिरफ्तार करो, अरेस्ट देम। तो ये क्या चीज है, 188 में क्या है कि यदि कोई लोक सेवक कोई आदेश दे रहा है और उस आदेश की कोई अवज्ञा करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। ये 188 में है। उसके बाद 191 में है मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं। ठीक है, 192 में, 191 में है देना और 192 में है मिथ्या साक्ष्य गणना, यानी कि क्रिएट आप कर रहे हैं। 194 तीसरी इंपॉर्टेंट धारा है क्योंकि इस धारा में मृत्युदंड का प्रावधान है। ठीक है, मृत्युदंड का प्रावधान है। मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, यानी कि यदि आपने कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया और उस मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के परिणाम स्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल गई या निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई, तो जिसने मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं उसको मृत्युदंड का प्रावधान है। तो 121 हो गए मृत्युदंड में, 132 हो गई और 194 हो गई। उसके बाद 216 ए में क्या है, यदि आप लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देते हैं तो उसके लिए शास्ति है। शास्ति का मतलब दंड होता है। उसके बाद 229 ए, जमानत या बंधपत्र पर, जमानत या किसी बॉन्ड पर जब किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है और जब उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा जाता है, यदि वह असफल हो जाता है तो यह एक अपराध माना जाता है, उसको दंड मिलेगा। उसके बाद 231 है, 231 है सिक्के का कूटकरण। एक सेकंड, शायद एक दो धाराएं छूट रही हैं, मैं एक सेकंड देखता हूं। 230 में ये है आपका सिक्के का कूटकरण, और आपका एक सेकंड आप रुकेंगे प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कुछ भी छूटे पेपर में, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। सिक्के का जो कूटकरण है वो 231 में है। किसमें है, वो टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, 231 में है सिक्के का कूटकरण, यानी कि नकली सिक्के बनाना, और 230 में है सिक्के की परिभाषा। सिक्के की परिभाषा क्या होती है, मैंने बताया था कि किसी भी प्रचलित धातु पर सरकार का स्टाम्प, किसी भी प्रचलित धातु पर सरकार का स्टाम्प सिक्का होता है। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, कंपनी का जो रुपया पहले चलता था उसको भारतीय सिक्का माना जाता है, और एक फर्रुखाबादी रुपया चलता था उसको भारतीय रुपया माना जाता है। अब वह प्रचलन में नहीं है। मेडल सिक्के नहीं होते हैं और अस्टाम्पित धातु सिक्के नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद यहां पर है हमारा, इसके बाद 264 है ना, 264 आपका है। 264 में क्या है आपका, कि तोलने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग करना, यानी कि अगर आप कोई सामान तोल रहे हैं, ठीक है, यदि आप कोई सामान तोल रहे हैं और उसको तोलने के लिए आप घटिया तराजू वगैरह का, मतलब गड़बड़ है उनमें, उनका यूज कर रहे हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। 265 में क्या है, खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग, यानी कि आपने बाट बनवा रखा है 1 किलो का और उसमें है 750 ग्राम ही, या आपने माप, जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह का एक कंटेनर टाइप होता है, आपने देखा होगा गांव में रहता है, कहीं कहीं रहता है, पेट्रोल पंप पे रहता है, यहाँ पे अंदर से इसको इस तरह खोखला करा रखा है, मैंने कि तेल इतने हिस्से भरेगा जबकि भरना पूरे में चाहिए था। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। उसके बाद लोक न्यूसेंस है 268 में। न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रव, यानी कि आप सार्वजनिक रूप से कोई उपद्रव कर रहे हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपराधी हैं।
271 में है करण 3 के नियम की अवज्ञा, इसको डायरेक्टली याद कर लो, अगर आ जाए तो इजीली आप सॉल्व कर देना। 272 में है विक्रय के लिए आशित खाद्य या पेय का मिश्रण, यानी कि खाने पीने की चीजों में मिलावट करना, 272 है। 273 में क्या है, मिलावटी चीजों को बेचना, विक्रय बेचना, खाने पीने की मिलावटी चीजों को बेच रहे हैं जिनसे आपको पता है कि दूसरे आदमी की मृत्यु हो सकती है या बीमार पड़ सकता है। 277 में क्या है, यदि आप लोक जल स्रोत, कोई कुआं है, बावड़ी है जहां से लोग पानी पीते हैं, ठीक है, जलाशय है कोई, तो उसके जल को अगर आप गंदा कर रहे हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। 278 में क्या है, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, यानी कि लोग देखो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेते हैं और अपना जिंदा रहते हैं, तो आपने क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, बुरा हाल कर दिया, लोग मना कर रहे हैं फिर भी आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आप अपराधी माने जाएंगे। 279 में क्या है, लोक मार्ग पर, यानी कि लोक मार्ग जिस पर लोग चलते हैं, नेशनल हाईवे हो सकता है, स्टेट हाईवे हो सकता है, कोई सड़क हो सकती है ना, कोई भी गली मोहल्ला जहां पर भी लोग चलते हैं, अगर वहां पे आप उतावलेपन से वाहन चला रहे हैं या हाँक रहे हैं जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, तो आप अपराधी माने जाएंगे। 292 में क्या है, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना, यानी कि अश्लील, अश्लील किसको कहते हैं, अश्लील कहते हैं कि जो कामोद्दीपन करे, जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाए, उसको अश्लील कहा जाता है। तो अश्लील पुस्तकों का यदि आप विक्रय कर रहे हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। 293 में है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना। तरुण व्यक्ति सामान्यतः 18 साल से नीचे का जो आयु का बालक है, उसको यदि अश्लील वस्तुएं आप बेच रहे हैं तो गड़बड़ वाली बात है। ये 293 में है। 294 ए में क्या है, लॉटरी का कार्यालय चलाना, अवैध रूप से यदि आप लॉटरी का कार्यालय चला रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट 299 में है आपराधिक मानव वध, इसी को सदोष मानव वध कहते हैं। क्या कहते हैं, सदोष मानव वध कहते हैं, इंग्लिश में कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। और आपराधिक मानव वध में भी आदमी मरता है। और 300 में क्या है, 300 में आपका हत्या है, हत्या में भी आदमी मरता है। हत्या में क्या चीज रहती है, हर चीज प्री प्लान रहती है और उसको पता होता है हत्यारे को कि भाई ये मरेगा ही मरेगा, जबकि आपराधिक मानव वध में क्या रहता है, कोई भी चीज प्री प्लान नहीं रहती है। और क्या रहता है कि बहुत बारीक सा अंतर है। रेग बनाम गोविंदा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था, कोर्ट ने क्लियर किया था कि भाई आपराधिक मानव वध में क्या रहता है कि आदमी को एकदम से गुस्सा आता है और वो एकदम से कोई भी वार करने लगता है। अब वार करने लगता है तो उसके मन में संभावना बनी रहती है कि जो मैं वार कर रहा हूं उससे आदमी मर सकता है। यदि आदमी मर सकता है और अचानक गुस्से के कारण ऐसा काम हो रहा है तो आपराधिक मानव वध है। और अगर प्री प्लान्ड है और आपको पता है कि मरेगा ही मरेगा तो हत्या है। 302 में हत्या के लिए दंड है आजीवन कारावास और मृत्युदंड है। तो अब तक 121 हो गई, 132 हो गई, 194 हो गई और आपकी 302 हो गई। ये 4 धारा आ गई है आपकी। उसके बाद 304 ए है, एक है धारा आपकी 304 ए, है ना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, यानी कि आप किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, उसको उपचार की जरूरत है, कुछ भी है, मतलब आपके भरोसे है। हमारा तो गला सूख गया भाई, बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो ये बस पूरा ही होने वाला है। तो 304 ए में क्या है आपका, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 बी बहुत इंपॉर्टेंट है, दहेज मृत्यु, और दहेज मृत्यु केवल 7 साल के भीतर भीतर मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। 305 में क्या है, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति से संबंधित एक वाद है, मैकनॉटन का वाद, बहुत ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। शिशु, शिशु बोला जा रहा है 18 साल से नीचे के बच्चे को या किसी उन्मत्त यानी कि पागल व्यक्ति को यदि आप आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं तो आप अपराधी हैं, ठीक है। यदि ये 305 में भी मृत्युदंड का प्रावधान है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यदि वो आपके उकसाने से आत्महत्या कर लेते हैं तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, नहीं तो आपको 10 वर्ष की सजा मिलेगी। 306 में है किसी को भी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। 307 में है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास है। 308 में है आपराधिक मानव का प्रयास, ठीक है। 309 में है आत्महत्या करने का प्रयास। पहले इसको असंवैधानिक बना दिया गया था, पर बाद में इसको क्या किया गया, बाद में इसको संवैधानिक कर दिया गया। 310 में ठग की परिभाषा है। ठग किसको कहते हैं, जो मतलब बच्चों को चुराते हैं फिर उनकी हत्या वगैरह कर देते हैं, उनको ठग कहते हैं, ठीक है। समाज में ठग की कोई और ही परिभाषा है। 319 में उपहति की परिभाषा है, चोट की यानी कि हर्ट की परिभाषा है। 320 में घोर उपहति की परिभाषा है, ग्रीवियस हर्ट की। 8 प्रकार की चोट है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। 326 में है एसिड अटैक, ठीक है। 326 में बी में है आपका एसिड अटैक का प्रयास, है ना, अम्ल फेंकने का प्रयास करना। 339 में है सदोष अवरोध करना, यानी कि कोई किसी दिशा में जाना चाहता है, आप उस दिशा में जाने से उसको रोक रहे हैं, ये सदोष अवरोध है।
और 340 में है सदोष परिरोध, यानी कि आप चारों तरफ से जाने से किसी को रोक दें, ये सदोष परिरोध है। 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड है। 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड है। 349 में बल की परिभाषा है। ठीक है, बल सामान्यतः क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, है ना, या परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, उसको बल कहते हैं। सामान्यतः परिभाषा रहती है, पर आईपीसी वाले मामले में बल क्या है? जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करे। 350 में आपराधिक बल, यानी कि अपराध को करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है उसको आपराधिक बल कहते हैं। ठीक है, 351 में हमले की परिभाषा है। ठीक है, 354 में स्त्री की लज्जा का अनादर है। यदि आप स्त्री की लज्जा का अनादर कर रहे हैं तो 354 में आ जाता है। 354 डी में यानी घ में पीछा करना है। यदि आप किसी स्त्री का पीछा कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। पीछा करने का मतलब है आप मैनुअली उसके पीछे जा रहे हैं, ये भी पीछा करना है, या आप उस महिला के ट्विटर अकाउंट को या फेसबुक अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, मतलब कि डिजिटल अकाउंट्स को अगर आप पीछा कर रहे हैं, देख रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब पीछे में ही आएगा। 359 में व्यपहरण है। व्यपहरण कहते हैं किडनैपिंग को, और किडनैपिंग में क्या रहता है? यदि 18 साल से नीचे की लड़की को या 16 साल से नीचे के लड़के को आप बिना उनके संरक्षक की अनुमति के ले जाते हैं तो उसको किडनैपिंग कहते हैं। ठीक है, और 362 में है अपहरण। अपहरण में क्या रहता है? जबरदस्ती उठा के ले जाना, इसको कहते हैं एब्डक्शन। 363 में क्या है? व्यपहरण के लिए दंड है, इसके लिए दंड है। 364 बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्युदंड इसमें दिया जाता है। यदि आप फिरौती मांगने के लिए व्यपहरण कर रहे हैं 364A तो आप अपराधी माने जाएंगे। 370 में है व्यक्ति का दुर्व्यापार, यानी कि अगर आप व्यक्ति का दुर्व्यापार कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है 370 में। 375 में रेप है, सामूहिक बलात्संग, या सॉरी 375 में बलात्संग है यानी रेप की परिभाषा है, और 376 में रेप के लिए दंड है। उसके बाद 376A का बी पार्ट यानी क का ख पार्ट, इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। यदि 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ में कोई रेप करता है तो इसमें मृत्युदंड उसको दिया जाता है। तो अब तक कौन कौन सी धारा आ गई आपकी? 121 आ गई, 132 आ गई, 194, 302, 305, उसके बाद आपकी आ गई 364A, उसके बाद आपकी आ गई ये वाली 376A का बी पार्ट, और उसके बाद आगे देखते हैं 376 घ सामूहिक बलात्संग है, यानी कि जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी स्त्री के साथ में बलात्संग करते हैं, रेप करते हैं तो सामूहिक बलात्संग कहलाता है। 376 घ का ख पार्ट यानी डी का बी पार्ट, 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ में यदि बलात्संग करते हैं तो मृत्युदंड का प्रावधान है 376 डी के बी पार्ट में भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये है 377 में प्रकृति विरुद्ध अपराध। देखो सामान्यतः क्या रहता है? मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट होते हैं, है ना, आपस में रहते हैं, यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का तरीका है। पर पहले इसको अपराध माना जाता था कि अगर मेल मेल आपस में है तो ये गलत है, फीमेल फीमेल आपस में है तो ये गलत है। ठीक है, बट अब कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और असंवैधानिक घोषित करने के बाद कोर्ट ने क्या कहा कि जो इस तरह के लोग हैं वो अलग ही ग्रुप बनाते हैं, है ना, LGBTQ, LGBT, है ना, ये ऐसे है। L मतलब लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, और ट्रांसजेंडर वगैरह ये सब चीज है। उसके बाद 378 में चोरी है। ठीक है, 379 में चोरी के लिए दंड है। 383 में उद्दापन है, उद्दापन होता है एक्सटोर्शन, रंगदारी। 384 में उद्दापन के लिए दंड है। 390 में लूट है ना, लूट है, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। 391 में डकैती है, डकैती के लिए कम से कम 5 आदमी की जरूरत होती है। 392 में लूट के लिए दंड है। 395 में डकैती के लिए दंड है। और 396 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मृत्युदंड मिलेगा, है ना, मृत्युदंड मिलेगा 396। यदि आप डकैती डाल रहे हैं और आप में से सभी ने मिलकर या किसी एक ने मिलकर क्या कर दिया, किसी की हत्या कर दी डकैती डालते समय, तो बहुत संगीन अपराधी हो गया है। तो चाहे एक करे चाहे सब करे, सबको मृत्युदंड मिलेगा। 403 में क्या है? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग किसमें है? 403 में है। यानी कि किसी ने आपने किसी से वस्तु ली कि भाई पढ़ के दे दूंगा, बुक तेरी पढ़ के दे दूंगा, बड़ी महंगी किताब मैं ले नहीं सकता, और आपने क्या काम किया? पढ़ी और उसके बाद आपने उसको बेच दिया, तो आपराधिक दुर्विनियोग है। 405 में है आपराधिक न्यास भंग, यानी कि आपको किसी ने आपके विश्वास पर कोई चीज दी कि भाई 6 महीने बाद ले लूंगा या वहां पहुंचा देना, और आपने वो चीज वहां पहुंचाई नहीं, दी नहीं, तो आपने आपराधिक न्यास भंग कर दिया। 406 में है आपराधिक न्यास भंग का दंड। उसके बाद आगे चलते हैं। 410
410 में क्या है, चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा है। चुराई हुई संपत्ति किसको कहते हैं? ऐसी संपत्ति जो चोरी से, लूट से, डकैती से, ठीक है, उद्दापन से या आपराधिक दुर्विनियोग से या न्यास भंग से आपके पास आई है, उसको चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। 415 में छल है, 420 में क्या है, छल करना और संपत्ति परिवर्तित करने के लिए 420 बोलते हैं ना। 420 में क्या है, छल करना या संपत्ति परिवर्तित करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। आपका एक क्वेश्चन आएगा 415 से 420 क्या है, तो सीधे सीधे आप बोल देना धोखाधड़ी है। क्या है? धोखाधड़ी। 420 ही है। उसके बाद 425 में है रिष्टी। रिष्टी का मतलब होता है नुकसान करना। 441 में है आपराधिक अतिचार करना, यानी कि आप किसी को जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये आपराधिक अतिचार है। 442 में क्या है, गृह अतिचार, यानी आप किसी घर में घुस के धमका रहे हैं, बहुत मतलब जबरदस्त बात है। उसके बाद है आपका 443 में प्रच्छन्न गृह अतिचार, और उसके बाद ये तो सबसे खतरनाक हो जाता है 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अधिकार अतिचार, यानी कि आप रात में घर में घुस के धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ये आ जाता है। 445 में गृह भेदन है, आपने खिड़की से किसी के घर में घुस गए, सीढ़ी लगा के या दीवार तोड़ के घुस गए, तो ये मतलब गड़बड़ है, वो आपको मार भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 446 में है रात्रो गृह भेदन। 463 में है आपका कूट रचना, कूट रचना। उसके बाद 489 में है आपका करेंसी नोटों या बैंकों नोटों का कूटकरण, यानी कि आपने क्या काम किया, रुपयों का कूटकरण यानी नकली नोट बनाना। 489 ए में है। 498 ए में क्या है आपका, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करना, ठीक है, क्रूरता करना। 498 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 499 में है मानहानि और 500 में है मानहानि का दंड। 503 में है आपराधिक अभित्रास, किसी को डराना धमकाना। 510 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अपचार। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम सजा वाली धारा कौन सी है, तो सबसे कम सजा वाली धारा 510 है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे की जेल और 10 रुपए का जुर्माना होता है। दारू पी के अगर आपने पब्लिक में हंगामा कर दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, 24 घंटे जेल में रखेगी और 10 रुपए का जुर्माना लगा देगी। और 511 में है किसी भी अपराध को करने का प्रयास करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीज समझ में आई होंगी। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए है। हिम्मत से पेपर देना, अभी एक वीडियो और डालूंगा। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।